हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है दोस्तों सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी वगैरह भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग कर रहे हैं एक एमसीक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से बायोलॉजी के कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, किन प्राणियों में दो कक्षीय हृदय होते हैं? तो सबसे पहले बात तो हमें ये समझना है कि हृदय के कक्ष क्या होते हैं। तो देखिए, जो हार्ट होता है ना, जो हार्ट होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को रिसीव करना, यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है, वो ब्लड को भेजता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो देखिए हार्ट के अंदर ना चैम्बर होते हैं। हार्ट के अंदर क्या होते हैं? हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब हार्ट में क्या होते हैं जी? हार्ट में होते हैं कक्ष, और ये कक्ष होते हैं दो तरीके के। एक कक्ष होता है आपका आलिंद, और एक कक्ष होता है आपका निलय। ठीक है, आलिंद वो पार्ट है हार्ट का, आलिंद वो पार्ट है हार्ट का, या फिर आलिंद वो चैम्बर है हार्ट का जो ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, जो ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। निलय वो पार्ट है ना जो ब्लड को हार्ट से बाहर भेजता है। ठीक है, तो इन्हीं को हमने कह दिया चैम्बर। अब अलग अलग जीवों के समूह में चैम्बर्स की संख्या अलग अलग हो जाती है। किसी किसी में दो आलिंद दो निलय होते हैं, किसी किसी में दो आलिंद एक निलय होता है, और किसी किसी में एक निलय और एक आलिंद होता है। तो जिन जीवों के अंदर एक आलिंद और एक निलय होता है ना, उनको हम क्या कहेंगे कि उनका हृदय कैसा है, दो कक्षीय है। तो दो कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है? देखिए, सरीसृप वर्ग जो होता है, सरीसृप वर्ग में होता है 3 चैम्बर हार्ट। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, यानी इसमें दो आलिंद होते हैं और एक क्या होता है, निलय होता है। ठीक है, अस्तनी वर्ग जो होता है ना, अस्तनी वर्ग में 4 चैम्बर होते हैं। अस्तनी वर्ग में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। उभयचर वर्ग में कितने चैम्बर होते हैं? उभयचर वर्ग में होते हैं 3 चैम्बर। ठीक है, अस्तनी वर्ग में 4 चैम्बर होने का मतलब इसमें दो आलिंद है और दो क्या होता है, दो इसमें निलय होता है। उभयचर वर्ग में 3 चैम्बर है, यानी दो आलिंद है एक निलय है। अब आ जाते हैं हम लोग मत्स्य वर्ग में। हम लोग किस में आ जाते हैं? मत्स्य वर्ग में। मत्स्य वर्ग में एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। ठीक है, तो कितने चैम्बर हुए इसमें? 2 चैम्बर। इसमें 3 चैम्बर, इसमें 4 चैम्बर, इसमें 3 चैम्बर, इसमें 2 चैम्बर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सही है मत्स्य वर्ग। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। निम्न में से किस मछली का कंकाल उपास्तिका बना होता है? निम्न में से किस मछली का कंकाल उपास्तिका बना होता है? तो देखिए, मछलियों का जो कंकाल तंत्र होता है, आपके पास जो मछलियाँ होती हैं ना, उनका जो कंकाल तंत्र होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो जो फिश होती है, यानी आपकी जो मछली होती है ना, वो कंकाल तंत्र के हिसाब से, कंकाल तंत्र के आधार पर 2 टाइप की होती है। ठीक, एक को हम कहते हैं बोनी फिश, यानी ऐसी मछलियाँ जिनका कंकाल जो है, कंकाल यानी आंतरिक ढांचा जो है ना, वो किसका बना होगा, वो बोन्स का बना होगा, यानी हड्डियों का बना होगा। किसका बना होता है? हड्डियों का। ठीक है, ऐसे फिश को हम लोग कहते हैं ऑस्टिकथीज। क्या कहते हैं इनको? इनको इंग्लिश में एक समूह में रखा गया, एक मिनट बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टिकथीज कहते हैं। दूसरी होती हैं हमारी कार्टिलेज फिश। कौन से फिश भैया? कार्टिलेज फिश। ये ऐसी फिश होती हैं जिनका कंकाल जो है ना, वो उपास्तिका बना होता है। किसका बना होता है जी? उपास्तिका बना होता है। और कार्टिलेज वाली फिश को कॉन्ड्रिक थीज कहा जाता है। कॉन्ड्रिक थीज कहा जाता है। तो ऑस्टिक थीज क्या है? ऑस्टिक थीज ऐसी मछलियों का समूह है जिनका अंदर का कंकाल हड्डियों का बना होगा। कॉन्ड्रिक थीज ऐसी मछलियों का समूह है जिनके अंदर का ढांचा किसका बना होगा? जिसके अंदर का ढांचा उपास्तिका बना होता है। अच्छा, अब बोन्स जो होती है ना, बोन्स भी क्या है? हमारे शरीर का एक संयोजी ऊतक है।
ठीक है। और उपास्थि भी क्या है जी, उपास्थि भी हमारे शरीर का संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक में अगर हम देखें तो बोन्स जो होती है ना वो बनी होती हैं जिन सेल्स की, उन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। हड्डियां किसकी बनी होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स की। ठीक है, और उपास्थि किसकी बनी होती हैं, उपास्थि बनी होती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स की। ठीक है, सबसे पहले देखो बोन्स के अंदर एक सेल होती है जिसको ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। जब वो मेच्योर होती है ना तब वो ऑस्टियोसाइट्स बनती हैं। ऐसे ही उपास्थि के अंदर जो सेल्स होती हैं इनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। जब वो मेच्योर होती हैं ना तब वो क्या बन जाती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं भैया कि निम्न में से किस मछली का कंकाल उपास्थि का बना होता है। तो देखिए किसका बना होता है जी, शार्क का बना होता है। शार्क इसमें क्या है, शार्क इसमें जो है ना वो कार्टिलेज फिश है। कैसी फिश है, कार्टिलेज फिश है, यानी इसका कंकाल जो है किसका बना होगा, उपास्थि का बना होता है। कैट फिश जो होती है ये भी क्या है आपकी, बोनी फिश है। बोनी फिश है यानी इसका कंकाल कैसे बना होगा, इसका कंकाल कैसे बना होगा, इसका कंकाल जो है बोन्स का बना होगा। गोल्ड फिश क्या है, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी बोनी फिश है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों के अंदर का ढांचा जो है ना हड्डियों का बना होता है। और ये दोनों जो हैं, चाहे कैट फिश हो चाहे वो गोल्ड फिश हो, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं स्वच्छ जल में। कहाँ पाई जाती हैं, स्वच्छ जल में। और सालमन जो है ना ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी बोनी फिश है। और ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है खारे पानी में। ठीक है, ये यानी कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको समुद्र में। ठीक है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो गए। कैट फिश क्या है, बोनी फिश है। गोल्ड फिश क्या है, बोनी फिश है। होती कहाँ पर है, स्वच्छ जल में होती है। सालमन क्या है, बोली फिश है, कहाँ पर होती है, वो होती है जी खारे पानी में। शार्क क्या है, शार्क जो होती है वो कार्टिलेज फिश होती है, यानी अंदर का ढांचा किसका बना होता है, उपास्थियों का बना होता है। अब चलते हैं दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। ठीक है, तो दोहरे परिसंचरण से हम एक अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं कि मानव में परिसंचरण किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोहरा परिसंचरण यानी परिसंचरण को कितनी बार होना है, 2 बार। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, अपना एक हार्ट बना लेते हैं। हम लोग क्या बना लेते हैं, अपना एक हार्ट बना लेते हैं। ह्यूमंस में हार्ट जो होता है कितने चैम्बर का होता है, अभी अभी हम लोग ने देखा कि मानव स्तनी वर्ग का जीव है उसमें हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का। यानी हमारा जो हार्ट है ना वो कितने चैम्बर का होने वाला है, वो होने वाला है जी 4 चैम्बर का। कितने चैम्बर का, वो होने वाला है 4 चैम्बर का। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं कोशिकाओं का समूह, यानी हमारे शरीर के ऊतक को। ये हो गया हमारे शरीर का ऊतक, ये क्या हो गया, हार्ट हो गया। और यहाँ बना लेते हैं हम लोग अपना फेफड़ा। ये क्या हो गया, हम लोगों का फेफड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हार्ट से फेफड़े में ब्लड जाता है, बिल्कुल जाता है। किसी नली के माध्यम से जाता होगा, किसके माध्यम से जाता है भी देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छे से सीखना है हमें, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो MCQ बेस्ड कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना बायोलॉजी के, तो करते हैं प्रयास सीखने का। और फेफड़े से फिर से ब्लड आता होगा कहाँ पर, हमारे हार्ट में आ रहा है। 1 मिनट, इसको यहाँ से निकालना चाहिए, ऐसे। ठीक, अब ये हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में भी हमारे हार्ट से ब्लड आता होगा। चलिए आ रहा है, ये ऐसे। ठीक, फिर कोशिकाओं से कहाँ जा रहा होगा, ये हार्ट के अंदर जा रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हार्ट, एक बार जब हार्ट से ब्लड जो है ना एक बार अगर फेफड़े में जाता है तो फिर से फेफड़े में वापस आता है, फिर कहाँ जाता है, ऊतक में जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ करके भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ पर क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, ब्लड में चली गई।
तो ये जो ब्लू कलर का ब्लड है ना, ये कौन सा ब्लड है? ये CO2 युक्त ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में कहाँ पर जाएगा? अभी अभी हमने कहा कि आलिंद वो पार्ट होता है जो ब्लड को रिसीव करता है, तो ये जाता है दाएं आलिंद में। कहाँ जाता है जी? ये जाता है दाएं आलिंद में, ठीक है। दाएं आलिंद में ब्लड पहुँच गया ऐसे। अब ये ब्लड फिर जाता है कहाँ पर? आलिंद से जाता है नीले में, और क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर इसमें क्या लाना है? ऑक्सीजन लाना है। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है। तो इस ब्लड को कहाँ जाना पड़ेगा? इस ब्लड को दोबारा से जाना पड़ेगा कहाँ पर? आपके फेफड़े में, ठीक है। कहाँ गया? फेफड़े में गया। फेफड़े में क्या किया? फेफड़े में इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे दिया, बाहर से क्या ले लिया? ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। जब बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा तो अब रक्त आपका कैसा हो जाता है जी? अब रक्त आपका शुद्ध हो जाता है, और ये शुद्ध रक्त फिर से कहाँ आता है? ये आता है बाएं आलिंद में। कहाँ आता है? ये आता है जी बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद में आने के बाद फिर बाएं आलिंद से कहाँ जाता है? ये बाएं नीले में, और नीले से फिर कहाँ जाता है? फिर जाता है ये हमारे शरीर की कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं में जाने के बाद ऑक्सीजन किसको दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है कोशिकाओं को, फिर से क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले कोशिकाओं के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। भोजन के ऑक्सीकरण के लिए किसकी ज़रूरत थी? ऑक्सीजन की। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी वो कहाँ चली गई? हमारे ब्लड में। ब्लड की नली उसको लेकर कहाँ पहुँची? ब्लड की नली लेकर उसको पहुँची कहाँ पर? हमारे दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जब ब्लड भर जाता है तो उसके बाद कहाँ जाता है? वो दाएं नीले में जाता है। वहाँ से उसको कहाँ भेजा जाता है? वहाँ से उसको फेफड़ों में भेजा जाता है। अब फेफड़ों में क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आ जाती है, और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो फेफड़ों में ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ जाती है, और ब्लड के अंदर क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। अब ये ऑक्सीजन हार्ट के अगले चैम्बर में जाती है, किसमें? बाएँ आलिंद में, यानी बाएँ साइड जाती है, ठीक है। जब बाएं साइड जाती है फिर वहाँ से क्या कहाँ जाएगी? ये बाएं नीले में जाएगी, फिर वहाँ से बॉडी की तरफ जाएगी। और कोशिकाओं को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही है, क्योंकि वो भोजन को तोड़कर क्या बना रही हैं? ऊर्जा बना रही हैं। तो फिर से ये ऑक्सीजन किसको दी जाती है? कोशिका को। यहाँ से फिर से क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ध्यान से सुनिए, एक बार ब्लड यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से गुजरता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वही ब्लड इस साइड से आते हुए फिर हार्ट से गुजरता है, फिर इधर से होते हुए यहाँ आता है। तो यानी ध्यान से सुनिएगा, एक बार ब्लड जब यहाँ से ऊतक से चलेगा, एक बार ब्लड जब यहाँ से चलेगा तो इसको दोबारा यहाँ तक पहुँचने में हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। एक बार जब इधर से जा रहा है तब गुजर रहा है, और एक बार जब इधर से आ रहा है तब गुजर रहा है, ठीक है। तो हार्ट को ध्यान से देखिए आप कि इसमें आपके 4 चैम्बर दिख रहे हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। ऊपर वाले 2 ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, एक कर रहा है शरीर से, दूसरा कर रहा है फेफड़े से, ठीक है। और नीले जो है ना, ये क्या है? हार्ट के वो चैम्बर हैं जो ब्लड को हार्ट से बाहर भेज रहे हैं। एक को भेज रहा है कहाँ पर? फेफड़े में, दूसरा भेज रहा है कहाँ पर? शरीर में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा कि धमनी और सिराएं भी होती हैं। धमनी वो रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाती हैं। तो बाहर कौन कौन ले जा रहा है? हार्ट से बाहर ब्लड को ये ले जा रहा है, तो ये भी क्या है? आपकी धमनी है। और ये भी हार्ट से ब्लड को क्या ले जा रहा है? बाहर ले जा रहा है, तो ये भी क्या है? धमनी है। हार्ट से फेफड़े के बीच जो धमनी जाती है ना, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी धमनी या फिर फुसफुस धमनी। क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं फुसफुस धमनी या फिर पल्मोनरी धमनी। सेम उसी तरीके से हार्ट के अंदर जो रक्त वाहिकाएँ ब्लड को ले आती हैं ना, उनको हम सिरा कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। तो ये भी देखिए, हार्ट के अंदर ब्लड ला रही है तो ये भी क्या है? सिरा है। और ये भी हार्ट के अंदर ब्लड ले जा रही है तो ये भी क्या है भैया? ये भी सिरा है। अब चूँकि ये फेफड़े से आ रही है तो फेफड़े से आने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सिरा अथवा फुसफुस सिरा। क्या कहेंगे भैया? इसको कहेंगे फुसफुस सिरा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। ब्लड एक बार यहाँ से निकलता है, उसको दोबारा फिर से यहाँ पहुँचने के लिए हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। हार्ट और ब्लड के बीच में ये जो लेन देन हो रहा है ये फुसफुस परिसंचरण है, और यहाँ से हार्ट और सेल्स के बीच में जो परिसंचरण हो रहा है इसको हम दैहिक परिसंचरण कहते हैं। इसको फुसफुस परिसंचरण कहते हैं। ये आपका फुसफुस परिसंचरण है, और ये आपका दैहिक परिसंचरण है।
ठीक है। तो कितनी बार हो रहा है भैया, 2 बार हो रहा है, इसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। अब दोहरा परिसंचरण किस में मिलता है? दोहरा परिसंचरण आर्थ्रोपोडा में मिलता है, नहीं मिलता। मोलस्का में मिलता है, नहीं मिलता। शार्क में मिलता है, नहीं मिलता, क्योंकि शार्क मछली है और इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। अब मानव जो होता है ना, मानव में हार्ट 4 चैम्बर का होता है और मानव में इस तरीके का क्या मिलता है, परिसंचरण मिलता है। तो ये हो गया हमारा आंसर कि दोहरा परिसंचरण क्या है, पहले हमने सीख लिया, फिर हमने देख लिया कि दोहरा परिसंचरण कहाँ होता है। तो दोहरा परिसंचरण मानव में होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मछलियों में परिसंचरण तंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मछलियों में परिसंचरण तंत्र के संबंध में, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मछलियों में परिसंचरण तंत्र होता कैसे है। तो आइए बना के एक डायग्राम देख लेते हैं कि मछलियों में परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले एक मछली बनाने की कोशिश करते हैं जल्दी से। हमारे पास क्या है, एक बढ़िया सी ये क्या है, फिश है। ठीक है। ये क्या है भैया, यहाँ पर मछली का हृदय है जिसके कितने चैम्बर हैं, इसके आपको 2 चैम्बर दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मछलियों के अंदर एक गलफड़ा होता है जिसको हम कहते हैं गिल्स। यहाँ मछलियों में क्या होते हैं, यहाँ मछलियों में होते हैं गिल्स। ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा भैया, अब आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपका हार्ट है, हार्ट में ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, आलिंद कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, निलय। यानी आलिंद वो हिस्सा है जो ब्लड को रिसीव करेगा, निलय वो हिस्सा है जो ब्लड को कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा। तो देखिए शरीर के अंदर जो भी अशुद्ध रक्त रहता है ना, वो कहाँ पर आता है, सबसे पहले आएगा वो आलिंद में। ठीक है। आलिंद में आने के बाद आलिंद से कहाँ जाता है, वो निलय में जाता है। निलय उसको क्या करता है, निलय उसको भेजता है कहाँ पर, निलय उसको भेजता है इन गलफड़ों में, इन गिल्स में। अब गिल्स में पहुँचने के बाद क्या होगा, गिल्स में पहुँचने के बाद इसमें आ जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पाने के बाद क्या हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। फिर कहाँ जाता है, शरीर के अन्य भागों में चला जाता है। अन्य भागों में जाने के बाद वहाँ पर ये क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। वहाँ पर अन्य भागों में जाने के बाद अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध रक्त फिर से कहाँ वापस आता है, वो फिर से वापस आता है कहाँ पर, आलिंद में, और फिर से कहाँ जाता है, निलय में, फिर कहाँ जाएगा, इन गलफड़ों में, फिर यहाँ से कहाँ जाता है, शुद्ध होकर फिर से कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। तो कुल मिला के हार्ट के अंदर ऐसे 2 चैम्बर हैं। ठीक है, ऐसे 2 चैम्बर हैं। इसको आपने कह दिया है ये क्या है, ये आलिंद है, और नीचे वाला क्या है जी भैया, ये निलय है। यहाँ पर क्या है, बॉडी के अन्य पार्ट हैं, बॉडी के क्या है, पार्ट्स हैं, और यहाँ पर उनके क्या है, क्लोम हैं, जिनको हम गिल्स कहते हैं। क्लोम हैं यानी जिनको हम क्या कहते हैं, गिल्स यानी गलफड़ा कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, यहाँ पर इन सबको हम लोग एक ब्लड पाइप से जोड़ देते हैं। ठीक है। इन सबको हमने क्या किया, एक ब्लड पाइप से ऐसे जोड़ दिया है। चलिए, एक ब्लड पाइप से ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू सारे स्टेटमेंट को हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर जो अशुद्ध रक्त होता है ना, वो यहाँ से कहाँ आता है, आलिंद में आता है। आलिंद में भर जाने के बाद वो कहाँ जाता है, निलय में जाता है। निलय से कहाँ जाएगा फिर भैया, वो जाता है हमारे गलफड़ों में। वहाँ पर वो क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और वहाँ से ले क्या लेता है, वहाँ से ले लेता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लेने के बाद ब्लड हो जाता है शुद्ध, और फिर जाता है वो बॉडी के अन्य पार्ट्स में। बॉडी के अन्य पार्ट्स में जाने के बाद जब वो अशुद्ध हो जाता है तो फिर से लौट के आता है कहाँ पर, हार्ट में। अब हार्ट देखिए आप कितने चैम्बर का है, हार्ट आपके 2 चैम्बर का है। तो अब आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। आप देखिए क्लोमों से रक्त शरीर के कहाँ जा रहा है, बाकी हिस्सों में जा रहा है। तो यानी पहली स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। देखो शरीर से रक्त कहाँ प्रवेश कर रहा है, आलिंद में। बॉडी पार्ट से रक्त जो प्रवेश कर रहा है ना, कहाँ प्रवेश कर रहा है, आलिंद में। तो शरीर से रक्त कहाँ प्रवेश करता है, आलिंद में। भैया ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अब देखते हैं कि निलय से रक्त केवल क्लोमों में जाता है। निलय से रक्त कहाँ जाता है, निलय से रक्त देखो केवल कहाँ जा रहा है, क्लोमों में जा रहा है। यहाँ से जो भी ब्लड निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्लोम में जा रहा है। यानी ये स्टेटमेंट भी भैया हमारी ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। तो भैया 2 कक्षीय हृदय तो है, लेकिन 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण नहीं हो रहा है। यहाँ से एक बार बॉडी से ब्लड चलता है तो हार्ट से एक ही बार गुजरता है, फिर से दोबारा वो कहाँ
कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट में। अभी तक हमने मानव में क्या देखा था कि हार्ट से यहाँ से बॉडी पार्ट से जब आपका ब्लड चलता था तो वो हार्ट से कितनी बार गुजरता था, एक चक्कर में वो 2 बार गुजरता था। यहाँ पर एक चक्कर में वो केवल एक ही बार गुजर रहा है, यानी दोहरा नहीं। इसमें कैसा पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी एकल परिसंचरण पाया जाता है। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो हमारा मछलियों में परिसंचरण तंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो भैया ये चौथा वाला कथन जो है ना, जिसमें लिखा है 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये दोहरे की जगह पर अगर एकल लिखा होता तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक था। अब चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, मेढकों में मानव की तरह फेफड़े होते हैं लेकिन वे, देखो मेढक में क्या होता है, मेढक के अंदर हार्ट होता है भैया, मेढक के अंदर फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने गलफड़ों द्वारा शोषण कर सकते हैं। फेफड़े के अलावा वो और किन चीज़ों से शोषण कर सकते हैं, तो गलफड़ों द्वारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि गलफड़ों द्वारा कौन करता है, गलफड़ों द्वारा फिश करती है। आंखों द्वारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आती है उनकी आर्द्र और श्लेष्म त्वचा, क्या आती है भैया, आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा। आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा की सहायता से वो शोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर की श्रेणी में आता है, निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर की श्रेणी में आता है। उभयचर क्या होते हैं, उभयचर वो होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और थल पर भी रह सकते हैं, यानी जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं ना, वो क्या है, हमारे उभयचर हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, उभयचर क्या है भैया, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो पहला क्या है ऑप्शन, कबूतर। कबूतर क्या है भैया, कबूतर जो है ना वो पक्षी वर्ग का प्राणी है, तो उभयचर तो हो ही नहीं सकता। बिल्ली क्या है, बिल्ली भैया स्तनी वर्ग का प्राणी है, तो ये भी क्या नहीं हो सकती, ये भी उभयचर नहीं हो सकती। कछुआ कैसा है, रेंग कर चलता है, कैसा प्राणी है, सरीसृप वर्ग का प्राणी है, तो ये भी उभयचर नहीं हो सकता। बात आती है किसकी, टोड की। अब टोड क्या होता है, टोड एक मेढक की ही प्रजाति होती है। टोड के अंदर होती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, क्या होती हैं, टोड के अंदर होती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकलता है, कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं ना जो इसको क्या देते हैं, जो इसको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। जो कैसे होते हैं, वो केमिकल विषैले होते हैं और इसको क्या देते हैं, बाहर के अन्य खतरनाक जीवों से इसको सुरक्षा देते हैं। और टोड कैसा है, टोड एक उभयचर है, मेढक जैसा होता है, ये कैसा है, उभयचर प्राणी है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण का मतलब ये है कि कोई अंडा है, अंडे से बाहर आने वाला जो जीव है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस बात का निर्धारण क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण। जैसे मानव में क्या होता है, मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। अभी हम लोग जब बाद में लिंग निर्धारण का टॉपिक करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि कैसे होता है। लिंग निर्धारण का मोटा मोटा मतलब ये समझ लीजिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें लिंग कैसा होगा, यानी मेल होगा वो या फीमेल होगा, इस बात का निर्धारण क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों की सहायता से होता है, लेकिन अगर हम बात करें कुछ प्रजातियों में, तो कुछ प्रजातियां होती हैं किसकी, सरीसृप वर्ग की, जिनमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, जिनमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपके तापमान द्वारा होती है, ठीक है। तो उभयचर वर्ग में होता है, बिल्कुल नहीं होता। स्तनी वर्ग में होता है, नहीं होता भाई साहब, गुणसूत्रों से होता है, क्योंकि हम लोग भी उसमें आते हैं। पक्षी वर्ग में होता है, नहीं होता, इसमें भी लिंग निर्धारण किसकी सहायता से होता है, गुणसूत्रों की सहायता से होता है, ठीक है। लिंग निर्धारण के लिए शरीर में की कोशिकाओं में क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, वो निर्धारण करते हैं कि आने वाली जनरेशन मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सरीसृप वर्ग। अगर सरीसृप को भी देखने की कोशिश करें तो मेनली किस में होता है भैया, क्रोकोडाइल में होता है। क्रोकोडाइल के साथ साथ कुछ टॉर्टॉइज में यानी कछुओं में भी देखने को ये प्रोसेस मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस 7-8 क्वेश्चन की सहायता से हमने क्या सीखे, बायोलॉजी के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। और दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। धन्यवाद।